सुप्रभात बच्चों, आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। तो कल से आप लोगों की परीक्षा होने वाली है। परीक्षा की तैयारी में एकदम भिड़े होइएगा आप लोग। कल भी आप लोगों को कह दिए थे कि आप लोग अपने अपने गार्जियंस का व्हाट्सअप नंबर जो है अविनाश सर से शेयर कर लीजिएगा। शायद कर लिए होइएगा आप लोग। तो कल मैं आपको अन्याय के विरोध के बारे में बता रहा था। इस कहानी में लेखक जो है ना सो एक नौकरानी को लाते हैं और उनसे काम करवाते हैं, लेकिन नौकरानी को बड़गलाने की कोशिश करते हैं। नौकरानी के हिसाब से 65 दिन काम हुआ। सबसे पहले तो 5 दिन उसका ये कम कर दिए, कहें कि नहीं मेरी डायरी में 60 दिन ही है। वेतन जो है उसमें भी नौकरानी को बड़गला दिए कि नहीं हम 300 रुपये महीने ही देते हैं। सभी जितने भी मेरे यहाँ अभी तक आए हैं सबको मैं 300 रुपये महीना दिया हूँ। उस पर भी वो नौकरानी मानती गई। उसके बाद तरह तरह का लगे वो कटौती करने। एक कप प्लेट फोड़ दिया तूने, इसका इतना पैसा तुम्हारा कट गया, फलाने दिन नहीं आई, चिलाने दिन नहीं आई, वगैरह वगैरह करते करते 60 दिन के पैसे को मात्र 11 दिन बना करके ठहर गए और बोले कि ये 11 रूबल तुम्हारा अब बनता है 2 महीने का। तुम्हारा जो है पारिश्रमिक मात्र 11 रूबल बनता है। उस पर भी लड़की नहीं कुछ बोली, सहमी हुई थी, डरी हुई थी बच्ची, शोषित थी, पीड़ित थी, इसलिए वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, अंदर ही अंदर अपने दुख का इजहार कर रही थी, लेकिन उस दुख को प्रकट नहीं कर रही थी। ठीक है ना। अंततो गत्वा वो 11 रुपये भी सहर्ष देने के लिए तैयार हो गई। जबकि लेखक महोदय उसका ये परीक्षा ले रहे थे और इस पाठ के आधार पर ही हमें प्रेरणा दिए हैं कि न हमें अन्याय करना चाहिए, न अन्याय सहना चाहिए, है ना। तो 11 रुपये जब उसको दे रहे थे तो बड़ा ही खुशी से वह लड़की जो है सो 11 रुपये उनसे जो है सो ले ली मुस्कुराते हुए। इस पर लेखक महोदय कहे, अच्छा ये बात पहले बताओ, तुम 2 महीना काम की हो, तुम्हारा पैसा हम इतना काट लिए हैं, फिर भी तुम जो है सो खुश हो। 11 रुपये लेकर के भी तुम अपने आप में बहुत संतुष्ट हो, खुश हो, आखिर ऐसा क्यों? उस पर वो लड़की जवाब देती है कि देखिए महाशय, आप तो कम से कम हमको 11 रूबल भी दिखला दिए, 11 रुपये भी आपने दिया, लेकिन आज तक जहाँ कहीं भी मैंने काम किया 1 रूबल भी किसी ने मुझे नहीं दिया। समझे कि नहीं। इस पर लेखक महोदय को बहुत उस लड़की पर दया आ गई और तब जो है सो कहे कि नहीं ऐसा गलत है, ऐसा अगर कोई करता है तो बिल्कुल गलत करता है। तुमको हम पूरा पैसा देंगे, जितना दिन तुम काम की हो उस सारे दिन का पैसा जोड़ करके वो लेखक उसको दे देते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारी परीक्षा हो रही थी और समाज के लोगों को यह मैंने इस कहानी से शिक्षा दे रहे थे कि न हमें अन्याय करना चाहिए और अन्याय के विरुद्ध हमें आवाज़ उठाना चाहिए।
तो ये कहानी यही है। अब 5वां चैप्टर आपका जो है अशोक चक्र विजेता नीरजा, जैसा कि आप जानते ही होइएगा। नीरजा के विषय में मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया कि यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार की लड़की थी, जिसका जन्म 7 सितंबर 1963 ईस्वी को चंडीगढ़ में हुआ था। इनके पिताजी प्रसिद्ध पत्रकार थे, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते थे और वे अपने परिवार से दूर मुंबई में रहते थे। हालांकि नीरजा का बचपन चंडीगढ़ में ही गुजरा था, पढ़ाई लिखाई जो भी होता है चंडीगढ़ में ही गुजरा, लेकिन बाद में हायर एजुकेशन के लिए वो अपने पिता के पास चली आई मुंबई। 1985 ईस्वी में यह अपनी शादी भी कर ली और यह फिर खाड़ी देश में चली गई। भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर रहता है। मनुष्य तो अपना स्तर से अच्छा ही करता है, लेकिन उसके भाग्य में जो होता है वही होता है। शादी होने के बाद उसको अपने पति से मनमुटाव हो गया। ऐसा मनमुटाव हो गया जो एक दूसरे को छोड़ना पड़ा और ये तन्हा हो गई। मर्द तो अपना कहीं से इधर से उधर से कमा करके अपना जीवन चला लेगा, लेकिन एक शादीशुदा औरत जिसके पति उसको डाइवोर्स कर देते हैं, वो फिर कब तक अपने माता पिता के शरण में रहेगी? क्योंकि उसकी आयु तो लंबी होगी, माता पिता की आयु की अपेक्षा उस बच्ची की आयु तो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, माता पिता जब तक है तब तक उसका परवरिश करेंगे, लेकिन माता पिता के बाद फिर उस बच्ची का क्या होगा? तो बच्ची ये सब बात सोच करके अपने पैर पर खड़ा होने के लिए प्रयास करने लगी। उन्होंने विमान चालक की नौकरी प्राप्त कर ली, आवेदन दिया और उसे सफलता भी मिली और परिचारिका की नौकरी उसे मिली। अब जो देखिए होनहार विद्वान के होते हैं चिकने पात, जो होनहार बच्चा होता है उसको एक ही सफलता पर शांत होकर के नहीं बैठता है, पुनः आगे की ओर उसका लक्ष्य बन जाता है। नीरजा भी करीब करीब ऐसे ही थी। परिचारिका की नौकरी से मिल गई, लेकिन लगन और निष्ठा, परिश्रम, दृढ़ निश्चय से या उसका ट्रेनिंग भी पूरी की, या उसके बाद यह मॉडलिंग भी करती थी, लेकिन नहीं, अक्सर यह मॉडलिंग कार्य में व्यस्त रहती थी। मॉडलिंग कैरियर को अपना शुरू कर दी। ये राजेश खन्ना का फैन थी और वह राजेश खन्ना का ही डायलॉग अक्सर बोला करती थी। बाद में परिचारिका को छोड़कर उसने फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी के लिए आवेदन दिया। उसमें भी इसे हो गया। प्रशिक्षण किया, प्रशिक्षण करने के लिए मियामी गई। प्रशिक्षण से आने के बाद पर्सर के रूप में उसकी नौकरी हुई। 1986 में
उसके जन्मदिन के 2 दिन पहले नीरजा पैन एम फ्लाइट 73 में सीनियर पर्सन के रूप में विमान में सवार थी, जो विमान मुंबई से अमेरिका जा रही थी। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर विमान का कुछ आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया। उस समय विमान में 360 व्यक्ति सवार थे। नीरजा की सूचना पर चालक दल के तीनों सदस्य यानी पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर कॉकपिट छोड़कर भाग गए। यह आतंकवादी विमान को इजराइल में किसी निर्धारित स्थान पर ले जाकर उसको क्रैश करना चाह रहा था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि 23 वर्ष की अल्पायु में कोई लड़की इतनी बहादुर कैसे हो सकती है। नीरजा खुद को बलिदान करके 360 लोगों की जान बचाई। वरिष्ठ विमान कर्मी के रूप में सभी यात्रियों की जिम्मेदारी नीरजा पर थी। 17 घंटों के बाद अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों की हत्या करनी आरंभ कर दी और विस्फोटक लगाने आरंभ कर दिए। तभी किस्मत ने नीरजा का साथ दिया और वह आपातकालीन खिड़की द्वारा बाहर निकल गई और लोगों को बाहर निकालने के लिए शुरू कर दिया। अपने नहीं निकली, आपातकालीन खिड़की खोल करके उसमें जो सवार यात्री थे उसको वह पहले निकालती है। अगर नीरजा स्वार्थी होती तो पहले खुद निकलती, ऐसा नहीं की। उसने अपने कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। बदकिस्मती से 3 बच्चों की जान की रक्षा करते हुए वह अपहरणकर्ताओं की गोली का शिकार हो गए। उनके इस बलिदान से भारत ही नहीं पाकिस्तान भी रोया कि वाह वीरांगना। सही माने में नीरजा वीरांगना थी। उनकी वीरता और बलिदान को देखकर भारत सरकार ने उनको मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया, जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। नीरजा भारत की सबसे पहली कम आयु की महिला थी जिन्हें अशोक चक्र मिला। पाकिस्तान सरकार की ओर से भी उसे तमगा-ए-इंसानियत का खिताब मिला। गोली लगने के बाद आज तो नीरजा हमारे बीच है नहीं, लेकिन उसकी स्मृति, उसकी याद कभी समाप्त नहीं होगी। उसकी कृति कभी नहीं समाप्त होगी। इसके नाम पर मुंबई के घाटकोपर में एक चौराहे का नामकरण किया गया। इनकी याद में नीरजा भनोट पैन एम न्यास संस्था की स्थापना की गई, जो महिलाओं को वीरता पुरस्कार प्रदान करती है। 19 फरवरी 2016 को नीरजा का फिल्म रिलीज भी हुई। फिल्म की सफलता पर अनेक पुरस्कार भी
इस फिल्म को मिले। हम सब भारतवासी नीरजा भनोट के सदैव आभारी रहेंगे। यही है नीरजा भनोट। नीरजा भनोट वीरांगना थी कैसे, तो इस कहानी में नीरजा भनोट ने जो अपनी वीरता का परिचय दिया, उससे हमको ज्ञात होता है कि यह एक वीरांगना थी। ठीक है ना। नीरजा भनोट एक वीरांगना थी, जिसका ज्वलंत उदाहरण आपको इस पुस्तक की कहानी से पूर्ण रूप से पता चल जाता है। आज के दौर में अगर ऐसा होता तो लोग पहले अपनी जान बचाते है कि नहीं। कहते चलो भाई, और काम कोई ठेका थोड़े लिए और अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं की। जब ट्रेन में लोगों को ये हवाई जहाज के यात्रियों को मारा जाने लगा, तो ये अपने विवेक से आपातकालीन खिड़की खोलने का प्रयास की, जिसमें उसे सफलता भी मिल गई। और स्वयं न निकल के सभी यात्रियों को धीरे धीरे करके उसी आपातकालीन खिड़की से होकर के उसने बाहर निकाल करके सुरक्षित निकाले। इसी क्रम में 3 बच्चे थे, जिसको निकालने के क्रम में आतंकवादियों ने इन्हें गोली मार दी और इनकी जीवन लीला वहीं पे समाप्त हो गई। इनके कृतित्व और व्यक्तित्व बड़े ही महान हैं। इनकी स्मृति का सदैव भारत ऋणी रहेगा। जब तक नीरजा की नाम रहेगी, नीरजा अमर रहेगी। इसे मरणोपरांत भारत सरकार अशोक चक्र से सम्मानित किया और पाकिस्तान सरकार भी इसकी वीरता से प्रसन्न होकर पुरस्कार से नवाजा। तो ठीक है, आज की पढ़ाई बस इतनी ही। कल से तो शायद आप लोगों की परीक्षा होने वाली है। हम देखिए कल से क्या होता है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।